जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर एमपी पुलिस में जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं और जितने भी से शिफ्ट हुई किन किन शिफ्ट में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं तो उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। और ये जो प्रश्न है ये कल के पेपर में और परसों के पेपर में पूछे गए हैं और आज की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसमें भी पूछे गए हैं, वो भी प्रश्न मैंने यहाँ पर लिए हैं। हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे थोड़े थोड़े करके, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस को इस टॉपिक में इस वीडियो में देखेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब कंटिन्यू अपने को आपको हर एक वो क्वेश्चन मिलेगा जो एग्जाम में आया है, ठीक है। आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हो उसकी अगली शिफ्ट में पूछ लिया गया है, तो आपको कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है ये आपको यहाँ से अनुमान लग जाएगा, ठीक है। तो आइए देखें यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न वो कौन सा है। तो ये जो क्वेश्चन है सबसे फर्स्ट वाला, ये आज के ही पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो देखें क्या है। तो यहाँ पर ये पूछ लिया था कि कोयला मंदिर कहाँ पर है। प्रश्न पूरे न लिखकर मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, शॉर्टकट में लिखा है, ठीक है, ताकि हमारा टाइम सेव हो और कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा हम डिस्कस कर पाए, ठीक। तो देखें कोयला मंदिर कहाँ पर है। तो कोयला मंदिर आप याद रखना कहाँ पर है, मेहर में है। कहाँ पर है, मेहर। और मेहर कहाँ पर है, तो सतना में। कहाँ पर, सतना। तो इसको याद रखना अच्छे तरीके से। और ये कोयला मंदिर के साथ साथ में एक और मंदिर यहाँ पे याद रखना, माँ शारदा का मंदिर। किसका, माँ शारदा का मंदिर। इसको भी अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। माँ शारदा मंदिर। कभी ये पूछ ले आल्हा उद्दल का मंदिर कहाँ पर है, या फिर आल्हा उद्दल कहाँ कौन से मंदिर पर अधिकतर रहते थे, ठीक है। तो वो कौन सा है, माँ शारदा का मंदिर है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। और जो मेहर है इसको संगीत नगरी भी कहा जाता है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर ये, ठीक है। और यहाँ पर संगीत समारोह भी हर साल आयोजित होता है और यहाँ पर इस सम्मेलन में, इस समारोह में कई प्रकार के पुरस्कार भी वितरित किए जाते हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर कोयला मंदिर के बारे में पूछा है, लेकिन हो सकता है आप जो पेपर देने जाने वाले हो या अगली शिफ्ट वाला जो पेपर है उसमें माँ शारदा मंदिर के बारे में ही पूछ ले, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ध्यान रखना है। और मेहर बैंड की स्थापना कहाँ पर की गई थी, मेहर बैंड, ठीक, मेहर बैंड। तो मेहर बैंड की स्थापना कहां पर की गई थी, तो वो भी कहां पर है, मेहर मतलब सतना में, ठीक है। तो इस तरीके से इन चीजों को याद रखना है। तो मेहर बैंड की स्थापना कैसे की गई थी इसके बारे में पूरा डिटेल में देखना है, तो अपने एमपी की बुक में पढ़े पूरा डिटेल में, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चों को लेकर एक ग्रुप बनाया था जिसे बैंड का नाम दिया, जो एकदम अनाथ टाइप के थे, ठीक है, और जिनके रहन सहन की बहुत ज्यादा दिक्कतें थी, उनको लेकर यहाँ पर एक समूह बनाया गया था और उनका पालन पोषण, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए यहाँ पर रखा गया था। कहाँ पर, शारदा माता मंदिर के यहाँ पर, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। और इसके बाद में बायोलॉजी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हर एग्जाम में मतलब हर शिफ्ट के पेपर में क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, मतलब आ रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है। तो वो कौन सा है, तो वो है विटामिन, ठीक है, विटामिन वाला टॉपिक। और विटामिन में विटामिन के बारे में पूछा है कल के पेपर में। परसों के पेपर में जो पूछा था विटामिन डी के बारे में पूछ लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि विटामिन के का रासायनिक नाम, ये रा और ना लिखा मैंने, इसका मतलब होता है रासायनिक नाम। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है फिलोक्विलोन। क्या है, फिलोक्विलोन। अच्छी तरीके से इसको बार बार बोलना है, ताकि 2-3 बार 4 बार आपने बोल लिया तो आपको याद हो जाएगा ये, ठीक है। और फिर भूलने की कोई संभावना नहीं रहेगी, राइट। मतलब नॉर्मल वे में आप डिस्कस करते हुए पढ़े तो बहुत ज्यादा बेटर होगा। यदि आप केवल रट्टू तोता बनोगे तो फिर वो थोड़ा सा कठिन होगा, ठीक है। ये तो यहाँ पर विटामिन वाला प्रश्न आपको मिला है, इसका मतलब ये है कि विटामिन वाला जो जितना भी पूरा सेट विटामिन है, 6 विटामिन है टोटल, उन 6 विटामिन को पूरा कंप्लीट करें। और कौन किस विटामिन का कौन सा रासायनिक नाम है, और विटामिन ए की वजह से कौन सा रोग होता है, विटामिन B1 की वजह से कौन सा रोग होता है, विटामिन B3 की वजह से कौन सा रोग होता है। और जो फर्स्ट वाला पेपर हुआ था फर्स्ट दिन, उसमें पेलाग्रा रोग के बारे में भी पूछ लिया था कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन के कारण होता है, ठीक है। तो हर चीज को ध्यान रखना है। रिकेट्स रोग किस
विटामिन की कमी से होता है, या ऑस्टियोमलेशिया क्या है, किस विटामिन से होने वाला रोग है, तो रिकेट्स और जो ऑस्टियोमलेशिया है ये विटामिन डी की कमी की वजह से होने वाला रोग है। विटामिन डी हमें कहां से मिलता है, तो विटामिन डी सूर्य से आने वाली किरणें और हमारी बॉडी के अंदर उपस्थित होता है, ठीक है, और फैट के साथ में जब क्रिया करता है तो वहां पर क्या बनता है, विटामिन डी बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर विटामिन के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करना है, थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर अगला प्रश्न देखें, और अगला प्रश्न क्या है, टाइफाइड रोग होता है, मतलब टाइफाइड रोग किस कारण होता है, ठीक है। टाइफाइड रोग के होने का कारण क्या है, जीवाणु है, विषाणु है, या फिर प्रोटोजोआ है, ठीक है। तो देख लें यहाँ पर जो टाइफाइड रोग होता है वो होता है साल्मोनेल टाइफोसा, साल्मोनेल टाइफोसा। और ये साल्मोनेल टाइफोसा क्या है, तो ये एक प्रकार का क्या है, जीवाणु है। क्या है ये, जीवाणु है, मतलब बैक्टीरिया है, जीवाणु। तो जीवाणु से होने वाला रोग है ये टाइफाइड, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी रोग हैं, जैसे काली खांसी ले लो, टिटनेस ले लो, ठीक है, और कुष्ठ रोग ले लो, ये सारे रोग को अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। और वायरस से होने वाले जो भी रोग है उसको भी कंप्लीट करें, क्योंकि हाल फिलहाल में जो वायरस है, कोरोना वायरस है, इसका दबदबा ज्यादा है, तो वायरस से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ ही सकते हैं, ठीक है। अब और अभी तक वायरस से जुड़ा हुआ प्रश्न उतने ज्यादा नहीं पूछे गए हैं, लेकिन अब आने की संभावना रहेगी, क्योंकि जीवाणु के बारे में पूछ लिया है, जीवाणु से होने वाला रोग, तो वायरस से होने वाला रोग आएगा ही आएगा, ठीक है। अब अगला देखें, 4th नंबर में पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं। तो ये हर बच्चे को पता रहता है, जिसने तैयारी आज से भी स्टार्ट की होगी, तैयारी मतलब से पुलिस की तैयारी स्टार्ट की होगी आज से, तो उसको भी ये पता होगा कि जो पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, ठीक है। तो किसे कहते हैं, तो यहाँ पर बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है कोशिका के अंदर, ये कोशिका है, ठीक है, तो कोशिका, और इसी कोशिका के अंदर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और यही माइटोकॉन्ड्रिया शरीर के लिए ऊर्जा निर्माण का काम करता है, ठीक है। और कोशिका को भी एनर्जी देने का काम कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है, क्योंकि एनर्जी का निर्माण इसमें होता है, ठीक है। हालांकि एनर्जी का निर्माण कोशिका के कोशिक जीव द्रव में भी होता है, लेकिन मेन जो ऊर्जा का उत्पादन करने वाला एटीपी के रूप में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो किसमें होता है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों, क्योंकि पूर्ण ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है वो इसी के अंदर होती है, ठीक है। और आंशिक ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है वो कोशिका द्रव अर्थात जीव द्रव, केंद्रक द्रव और इसके द्रव में होता है, ठीक है। तो कोशिका द्रव में प्राथमिक क्रिया होती है श्वसन की, और श्वसन की जो द्वितीय क्रिया होती है या पूर्ण श्वसन होता है वो किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तो इतना क्लियर है। तो यहाँ से आपको हिंट मिलती है कि आपको कोशिका के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन लगा लें अच्छी तरीके से, क्योंकि इसके क्वेश्चन हर एग्जाम में, हर पेपर में पूछे जा रहे हैं और आपके एग्जाम में भी आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो ये हुआ पावर हाउस ऑफ द सेल कंप्लीट हुआ। उसके बाद में 5वां देख लें। 5वां यहाँ पर क्या है, माला देवी मंदिर स्थित है, मतलब माला देवी जो मंदिर है कहाँ पर स्थित है, ठीक है। माला देवी मंदिर कहाँ पर है, तो ये है विदिशा में, ठीक है। कहाँ पर है, विदिशा में। और इसके बाद में विदिशा में जितने भी मंदिर है उसको भी देख ले, और विदिशा में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको भी देख लें, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखें अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कर्ण मंदिर है, कर्ण मंदिर है मतलब कर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा अमरकंटक। क्या होगा इसका, अमरकंटक। तो इसे देख लें अच्छे तरीके से। और जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल भी कहाँ पर है, तो अमरकंटक में ही है। अमरकंटक में कहाँ पर है, तो पुष्पराजगढ़ तहसील में है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको अच्छे से कंप्लीट करें और कर्ण मंदिर को याद रखें। माला देवी मंदिर विदिशा में, कर्ण देवी मंदिर या कर्ण मंदिर कहाँ पर है, अमरकंटक है, ठीक है। और ये जो मंदिर यहाँ पर, ये अमरकंटक है, यहाँ पर महाभारत से जुड़े कई फैक्ट आपको मिलेंगे, तो उसको भी देख लें, ठीक है। महाभारत
इस काल के मंदिर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। हालांकि ये जो कर्ण मंदिर है ये महाभारत के टाइम का नहीं, ये थोड़ा सा नया मंदिर है, लेकिन और भी मंदिर यहाँ पर आपको काफी मिलेंगे। और साथ में खजुराहो के जितने भी मंदिर है कंप्लीटली पढ़ लें अच्छे तरीके से, राइट। जितनी भी गुफाएं हैं, गुफाएं कंप्लीट कर लें अच्छे तरीके से, एमपी की गुफाएं, ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, आना ही है। और अभी कंप्लीट नहीं किया तो बाद में फिर पछताने से कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो देख ले। और फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है 7वां, और ये प्रश्न कई एग्जाम में कई बार यहाँ पर इसका रिपीटेशन हुआ है, ठीक है, बार बार आया ये प्रश्न। तो देखो इसके बारे में क्या पूछा है, तो इसरो की स्थापना पूछ ली केवल। यहाँ पर क्या पूछा है, इसरो की स्थापना। ये कल के पेपर में शायद आएगा, हाँ कल या परसों के पेपर में आया था ये, ठीक है। तो इस तरीके से इसरो की स्थापना मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये 15 अगस्त 1969 में हुई थी, ठीक है, 15 अगस्त 1969 में हुई थी। तो इसको याद रखें अच्छे तरीके से। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ पर है, तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में है, ये सभी को पता होगा, ठीक है, कर्नाटक, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर ध्यान रखना है। और यहाँ पर क्या होता है, तो जितने भी से कि स्पेस रिलेटेड जितने भी कार्यक्रम होते हैं या फिर जितने भी सुरक्षा संबंधी हथियार वगैरह बनते हैं, जैसे रॉकेट ले लो, मिसाइल ले लो, ठीक है, इनका पूरा परीक्षण वगैरह ये सब कहाँ पर होता है, निर्माण ये बेंगलुरु में होता है। और कौन करता है, तो इसरो करता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देख ले, और लिसेंट में वो थोड़ा सा डिटेल में देखें इसको, क्योंकि लिसेंट में सारे जितने भी संगठन है इनके एक एक के बारे में काफी डिटेल में दिया है। विविध जो पीछे की साइड दिया है उसके जस्ट पास में आगे दिया है, विविध में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अब 8वें नंबर का प्रश्न देखिए, और 8वें नंबर पे क्या है, एमपी में सबसे ज्यादा अपरदन किस नदी द्वारा होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो अपरदन होता है, मिट्टी का बहाव होता है, या फिर ऐसी कौन सी नदी है जो बहुत बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण करती है, तो वो नदी के बारे में यहाँ पे पूछ लिया कि एमपी में सबसे ज्यादा अपरदन किस नदी द्वारा होता है, तो वो है चंबल नदी। कौन सी है, चंबल नदी। सबसे पहली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर प्रारंभ की गई थी, तो वो भी कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर, ठीक है। जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना, ये एमपी की सबसे पहली परियोजना थी जो चंबल नदी पर प्रारंभ की गई थी, ठीक है। अब और ये भी आप देखें कि वो कौन सी परियोजना थी, किस क्या नाम था उसका, ठीक है, पूरा डिटेल में जाके देखें। अभी मानो से कि यहाँ पे बता दूंगा तो आप केवल इतना ही सुन के रह जाएंगे और आगे डिटेल में बुक में नहीं देखेंगे, इसलिए अभी यहाँ पर नहीं बताऊंगा, आपको खुद को देखना है, पूरा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। इस नदी पर 3 परियोजनाएं हैं, 3 से की डैम बने हुए, उन डैम के बारे में भी पढ़ना है अच्छे तरीके से, ठीक है। महात्मा गांधी डैम, उसके बाद राणा प्रताप सागर, उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू सागर, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ें, राइट। अब फिर यहाँ पर देखें 9वां, तो 9th नंबर पे है रावत भाटा परमाणु संयंत्र। रावत भाटा परमाणु संयंत्र की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। तो ये कब की गई थी, 1965 में की गई थी। कब की गई थी, 1965 में यहाँ पर रावत भाटा परमाणु संयंत्र की स्थापना की गई थी। मतलब परमाणु का उपयोग करके ऊर्जा का उत्पादन करना, बिजली का उत्पादन करना, ठीक है। तो कहां पर होता है ये, तो रावत भाटा परमाणु संयंत्र में। ये भारत का दूसरा परमाणु संयंत्र है, ठीक है। रावत भाटा परमाणु संयंत्र जो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, ये इंडिया का 2nd परमाणु संयंत्र है। कौन सा नंबर का है, तो दूसरे नंबर का है, भारत का दूसरा, भारत का दूसरा, ठीक है, दूसरा। और कहां पर है, तो ये है राजस्थान में। कहां है, राजस्थान में, राजस्थान। इसको अच्छे से याद रखना, ये पूछ लिया था, ठीक है। और हो सकता है इसका रिपीटेशन हो जाए। यदि अब ये आ गया है तो महाराष्ट्र वाला तारापुर परमाणु संयंत्र के बारे में पढ़ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि 101% किसी न किसी अगले पेपर में आने वाला ही है वो, ठीक है। तो ये तो भारत का दूसरा था, तो प्रथम कौन था, तो पहला है तारापुर, ठीक है। प्रथम कौन है, तारापुर, तारापुर परमाणु संयंत्र। कहां पर है ये, तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में। और तारापुर परमाणु संयंत्र जो कि महाराष्ट्र में है,
इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। कब की गई थी? 1962 में, 1962 में। हो सकता हो आपको यहाँ पर बोर्ड पर ना दिख रहा हो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा सुन ले ध्यान से तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, हो सके तो उसको नोट डाउन कर ले, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा नीचे यहाँ पे लिख रहा हूँ तो हो सकता है आपको थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखेगा यहाँ पर। तो ये हुआ। तो रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। स्थापना कब की गई थी? तो 1965 में की गई थी। भारत में कौन से नंबर का है? तो रावत भाटा परमाणु संयंत्र दूसरे नंबर का है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर का कौन सा है? तो भारत में सबसे पहले जो परमाणु संयंत्र बना था वो था तारापुर। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र में है। और कब बना था ये? तो 1962 में बना था। ठीक है, अब वर्तमान में इनकी बहुत सारी अलग अलग इकाइयां बना दी गई है, लेकिन पहले सबसे पहले तारापुर बना था और भारत का दूसरा रावत भाटा है। ठीक है, अब इसके बाद में लास्ट में आगे बढ़ते हैं और ये देखें लास्ट का 10वां प्रश्न, और इसमें दिया है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कोयला किस जिले में होता है या फिर कहां पर होता है। ठीक है, तो आपको बहुत बेहतर तरीके से ये पता होगा कि एमपी में सबसे ज्यादा कोयला कहां पर मिलता है या कहां पर उत्पादित होता है, या फिर ये बोले कि एमपी में मतलब एशिया की सबसे मोटी कोयले की परत कहां पर है। कहां पर है? एशिया की सबसे मोटी कोयले की परत कहां पर है? तो ये आपको मिलेगा एमपी के सिंगरौली जिले में। कहां पर? एमपी के सिंगरौली जिले में। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पर जो एमपी में सर्वाधिक कोयला, तो कहां पर आपको लगाना है? सिंगरौली में। ठीक है, और यदि सिंगरौली में नहीं आया तो उसके आसपास का क्षेत्र देंगे। पहले वो स्थान कहां पर था? तो पहले सीधी में था। जब सीधी और सिंगरौली दोनों अलग अलग हुए तब वो स्थान कहां पर गया? तो सिंगरौली में था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रश्नों को एक दूसरे से जोड़ जोड़ के थोड़ा सा याद करें, समझने की कोशिश करें, तो आपका जो भी प्रश्न एग्जाम में आएगा वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये जितना डिस्कशन किया है हमने, एक क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन के साथ में 3-3, 4-4 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया है, समझाया है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या केवल 10 लिखी है, लेकिन हमने जितने क्वेश्चन यहाँ पर किए हैं लगभग 30 से 40 क्वेश्चन यहाँ पे हुए होंगे। ठीक है, तो आपको जो भी बताया है इस वीडियो को एक बार और रिवीजन कर ले, थोड़ा सा रिवाइज करके देख ले तो और चीजें क्लियर होगी। और लास्ट में यदि वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में, और इसी टाइप से क्वेश्चन आपको कंटिन्यू मिलते ही रहेंगे। डेली वीडियो देखते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।